हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे बच्चों। करंट अफेयर्स के लेक्चर को कंटिन्यू करता हूं। ठीक है। हम लोगों ने उस दिन ब्रिक्स के बारे में पढ़ा, सार्क के बारे में पढ़ा और एशियान के बारे में पढ़ा। एंड मैंने आप लोगों के कमेंट सेक्शन में जाके आंसर्स भी देखे। बहुत सारे लोगों ने भूटान का, कंबोडिया का आंसर दे दिया था। इट्स वेरी वेरी गुड। बड़ा अच्छा लगा देख के बच्चों। प्लीज इसी तरीके से जब करंट अफेयर्स के सेशंस हम कर रहे होते हैं, मैं अगर आपसे किसी क्वेश्चन को पूछता हूं, ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ पॉज किया कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके वो आंसर्स लिखा कीजिए। इससे एक तो मुझे ये पता चलता है कि मेरी मेहनत वेस्ट नहीं हो रही, आप लोग भी उस चीज को उतनी ही शिद्दत के साथ पढ़ रहे हैं। और दूसरा, आपका भी आंसर सही होता है तो आपको एक फील गुड फीलिंग मिलती है, फील गुड फैक्टर आता है। और गलत होता है तो आप यहां गलती जो करेंगे वो कभी भी एग्जाम में रिपीट नहीं होगी, क्योंकि आपको सदैव याद रहेगा कि आपने कमेंट सेक्शन में क्या लिखा था और करेक्ट आंसर क्या था। राइट। तो प्लीज कंटिन्यू करें इस जो प्रैक्टिस को जो आप लोगों ने शुरू करी। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दैट। प्लीज उसको कंटिन्यू रखें। ठीक है। चलिए, आज हम लोग तो हाँ, हमने उस दिन एशियान पढ़ लिया था, सार्क पढ़ लिया था और ब्रिक्स पढ़ लिया था। आइए आज कुछ इसी तरह की और बॉडीज के बारे में बात करते हैं। G20। ठीक है जी। G20 को बच्चों प्यार से कहते हैं ग्रुप ऑफ 20। ठीक है जी। ग्रुप ऑफ 20 इसका नाम है। हर बॉडी के साथ मैंने आपको एक हल्का सा ज्योग्राफिकल आइडिया देने का प्रयास करा है कि वो बॉडी कहाँ पे है ना। तो आप देखिए, अब ये जो उस दिन अपने बात कर रहे थे कि सर ये तो रीजनल कोऑपरेशन की बात अपन कर रहे थे। टॉपिक का असली नाम तो अपन ने रीजनल कोऑपरेशन ही रखा था। फिर अपने ये भी बात करी थी कि ब्रिक्स का एग्जाम्पल अपन ने लिया था, अगर आपको याद हो तो। और ब्रिक्स के एग्जाम्पल में भी अपन ने इस चीज़ को कंसिडर किया था कि ये तो फिर भी जोग्राफिकली एक एरिया में रहते हैं, ये तो बिल्कुल डिस्टेंट एरिया है जिसको कनेक्ट करा गया है। तो अपनी ये बात हुई थी कि शायद इनका स्टेज ऑफ डेवलपमेंट या फिर फ्यूचर ओरिएंटेशन में वो कॉमन बात है, जिसकी वजह से ये शायद एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। शायद इनका स्टेज ऑफ डेवलपमेंट या फिर फ्यूचर ओरिएंटेशन में, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। मोदी जी को विश्वास नहीं हो रहा कहाँ खड़े हो गए हैं वो। तो इस तरह की जोग्राफिकल डिस्टेंस के साथ भी ऑब्वियसली रीजनल कोऑपरेशन की बात हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा। अब G20 की बात करता हूँ। चलिए, आप में से इसमें कितने मास सॉरी कितने फ्लैग्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? चलिए फटाफट देखिए, कोशिश कीजिए। सबसे इजी वाले मैं आपको बताता हूँ जो आपके लिए बताना बहुत आसान होगा। दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी, दिस अगेन इज वेरी वेरी इजी। ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। इसका जवाब जो नहीं दे रहा है ऑब्वियसली उसको तो क्या बोलूँ अब मैं। ये बहुत आसान है। ठीक है, तो सारे इजी वाले मैंने मार्क कर दिए। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, ये भी थोड़ा आसान है। लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट, ये भी ब्राज़ील बता ही देगा हर बंदा। ठीक है, तो थोड़े मुश्किल वाले की बात करते हैं। ये जो ब्लू वाला फ्लैग है, ठीक है, ये जो ब्लू वाला फ्लैग है, इस तरीके से दो ब्लू धारियां हैं और उसके बीच में ऐसा है। ठीक है, ये कहाँ का फ्लैग है, ज़रा आइडेंटिफाई करने का प्रयास करेंगे आप लोग। इस ब्लू वाले का आंसर दीजिए आप लोग मुझे। देख रहे होंगे आप यहाँ पे, ये जो ब्लू वाला फ्लैग है, इसका आप मुझे आंसर देवें पॉज करके फटाफट, क्विकली, कम ऑन। इस ब्लू वाले का आंसर दें। क्या आंसर है जी आपका? बता पाएंगे इस ब्लू वाले का आंसर क्या होगा? हाँ जी। हाँ, ओके। अगर कुछ लोगों ने लिख दिया है कमेंट सेक्शन में आंसर, तो मैं बता दूं इसका आंसर है बेटा अफगानिस्तान। दिस फ्लैग इज ऑफ, सॉरी 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 सॉरी, G20 की बात चल रही थी अपनी, मैं अभी भी सार्क में घुसा हुआ था। दिस इज अर्जेंटीना। ठीक है। एक और फ्लैग के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। ये फ्लैग आइडेंटिफाई करेंगे प्लीज।
ये जो पेप्सी बनी हुई है बीचों बीच, और यिन और यांग बना हुआ है एक्चुअली, अगर आप इसका सेंटर देखेंगे ना, हम्म, यिन और यांग बोलते हैं इसे। ओरिएंटल कल्चर में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। दिस इज समवॉट सिमिलर टू व्हाट वी हैव। जो अर्धनारेश्वर एक रूप होता है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड दिस टर्म। अर्धनारेश्वर का एक टर्म होता है जिसमें सती का भी एक रूप होता है और शिव का भी एक रूप होता है। एंड हाफ द बॉडी इज दैट ऑफ अ मेल एंड द अदर हाफ इज दैट ऑफ अ फीमेल। उससे कुछ मिलता जुलता ये यिन और यांग कई चीज़ों को रेफर करता है, गुड और बैड को भी रेफर करता है, और मेल फीमेल को भी रेफर करता है। तो ये यिन यांग का इसके अंदर आपको एक रूप देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो थोड़ा थोड़ा पेप्सी के लोगों के जैसा भी लग रहा है। दिस इज साउथ कोरिया। ठीक है जी, ये जो आप देख रहे हैं ये साउथ कोरिया का मैप है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक रिलेटिवली थोड़ा शायद आसान, इसका आंसर दे पाएंगे? दिस वन, ये कहाँ का फ्लैग है? बता पाएंगे बच्चों? देखिए, नाउ दैट यू सी, जो उसके ऊपर में रिलीजियस सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, तो आप बता सकते हैं ये तो कि दिस इज सम इस्लामिक नेशन। कौन सा फ्लैग है बताइए? Probably one of the very, very progressive and a little liberal and modern Islamic state. The answer is Turkey. Very good. So this is Turkey. ये क्या है? ब्लैक रेड और बेज क्रोम येलो जो है, what flag is this? A very, very we can say automobile capital of the world. हमने बात करी थी इस कंट्री के बारे में कुछ समय पहले, तो आप लोग बता पाएंगे? पॉज करके लिख दें। बहुत सही सोच रहे हैं आप। यस, ऑफ कोर्स द आंसर इज जर्मनी। बहुत बढ़िया। और किसके बारे में आपसे पूछूं? हाँ, ये फ्लैग के बारे में बताइए। काफ़ी डिफरेंट फ्लैग है। यूजुअली देर आर वेरी फ्यू फ्लैग्स विच हैव probably 2 stripes। 3 stripes वाले फ्लैग तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं अपने को। लाइक दिस इज अ 3 stripe, दिस इज अ 3 stripe, दिस इज अ 3 stripe। पेपर लीक हो गया। दिस अगेन हैज़ 3 stripes, दिस हैज़ 3 stripes। सो ये 2 स्ट्राइप वाले कम होते हैं। तो इसका आंसर बताएंगे? चलिए, लेके चलता हूँ आपको। ये G20 कंट्रीज़ हैं, और इन G20 कंट्रीज़ में देर इज़ अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया हुआ है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। देखिए क्या कमाल की बात है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री जिसके लिए फुटबॉल रिलीजन से भी बड़ा है ना? फुटबॉल यहाँ पे रिलीजन है। और ऐसा कहते हैं कि भाई ब्राज़ील में अगर किसी को ऐसा किसी के बारे में अगर ऐसा पता चल जाए कि भाई फुटबॉल के मैच में उसने मैच फिक्सिंग करी या ऐसा कुछ करा या टीम को हरवा दिया, तो मार दिया जाएगा उस प्लेयर को। और आई मीन शायद और कोई भी गुनाह वहाँ पे फॉरगिवेबल है, बट ये एक ऐसी चीज़ है जिसको माफ़ नहीं किया जाएगा। दिस इज़ कनाडा, दिस इज़ वेरी वेरी
जैसे कॉमन फ्लैग यहाँ पे आपको बहुत जगह दिखाई दे जाता है क्योंकि आपके बहुत सारे कजिन्स रिलेटिव्स वहाँ या तो जा रहे हैं या जाना चाहते हैं। चाइना अगेन अ वेरी वेरी कॉमन एग्जाम्पल। यूरोपियन यूनियन का ये फ्लैग है EU। EU इज़ मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्ली दुनिया की सबसे बड़ी, या प्रॉब्ली क्या, ऑफ कोर्स दुनिया की सबसे बड़ी रीजनल कोऑपरेशन का एग्जाम्पल, जो बहुत सारी कंट्रीज़ ने एक साथ मिलकर अपना एक कॉमन बैंक बनाया, ECB, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। और यूरो नाम की करेंसी को यूज़ करते हैं। उसमें ग्रीस भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, बहुत सारी कंट्रीज है। यर्स फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया। सो ये दो स्ट्राइप वाला हमारा आंसर है, इंडोनेशिया। देयर इटली, जापान। जापान देखो, इफ़ यू कैन से, जो अपने खाने के सामान के ऊपर में नॉन वेज वाला लोगो लगा हुआ रहता है, ग्रीन डॉट और रेड डॉट, याद है कि नहीं? बस वैसा ही इनका फ्लैग है। देन देर इज मेहिको या फिर मैक्सिको। ओके, उनका फ्लैग है, इट्स वेरी सिमिलर टू इटली। इटली और मैक्सिको के फ्लैग को अगर आप देखिए, एवरीथिंग इज सिमिलर। जैसे ग्रीन लाइन, ग्रीन, मरून मरून, वाइट स्ट्राइप, बीच में बस ये है, इतना सा ही फर्क है इटली और मैक्सिको के फ्लैग। यर्स रशिया, सऊदी अराबिया, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका अगेन इज अ वेरी वेरी, देखिए मोस्टली शायद जो क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं उनके फ्लैग्स हमारे लिए गेस करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्रिकेट मैचेस देखते हैं। तो जब प्लेयर का नाम बताया जाता है, जब उसका स्टैट्स रिवील कर रहा जाता है, तो भी आपको ये फ्लैग देखने को मिलता है। कई बार उनकी कैप्स पे आपको ये फ्लैग देखने को मिलता है, उनकी स्लीव्स पे ये फ्लैग आपको देखने को मिलता है। तो जो क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, देखिए उनको आप बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसमें से। सो इसमें से कौन कौन से क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं बच्चों, बाय द वे? सो देयर इज इंग्लैंड है, देयर इज साउथ अफ्रीका, देयर इज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। यही क्रिकेट प्लेइंग है सब, बाकी तो क्रिकेट कोई खेल नहीं रहा। अमेरिका में बीच बीच में प्रयास किया जाता है क्रिकेट को पॉपुलराइज करने का, बट देन दे आर, एज ऑफ नाउ, दे आर मोर क्रेजी अबाउट अमेरिकन फुटबॉल एंड बेसबॉल। चलिए, तो खैर ये अपन ने देखा, आगे चलते हैं अपने। G20 लीडर्स मीट एनुअली एट G20 समिट। हर साल ये लोग एक G20 समिट रखवाते हैं जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स, सॉरी, जिसमें कि G20 यानी कि जो ये ग्रुप ऑफ 20 जो है, जो कंट्रीज हैं, दीज आर द कंट्रीज विच प्रोबेबली वुड बी हैंडलिंग लायंस शेयर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वर्ल्ड इकोनॉमी का लगभग सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो यही हैं। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। तो इन कंट्रीज़ का जो लीडर्स हैं ये लोग मिलते हैं आपस में। ऑब्वियसली इसका एक सबसेट हो जाता है G7 करके भी, उसकी भी समिट होती है, वो भी मैं आपको बाद में आगे बताऊंगा। फिलहाल G20 पे फोकस करते हैं। G20 का हम हिस्सा हैं, ये भी हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है। फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड बैंक गवर्नर्स जो हैं वो रेगुलरली मिलते रहते हैं। तो जो लीडर्स हैं वो लोग साल में एक बार मिलते हैं। बाकी G20 के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अलग अलग कंट्रीज़ के जो ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स हैं, वो लोग आपस में मिलते रहते हैं और अपने काम को चलाते रहते हैं। चलिए जी, आगे चलता हूँ। जो लेटेस्ट G20 समिट हुई 2019 में, 14th मीटिंग थी। चलिए, दिस फोटोग्राफ इज़ लाइक वन ऑफ दोज फोटोग्राफ्स जो हमारे पास होती है अपनी स्कूल की, कॉलेज की, जहाँ पे ग्रुप फोटोग्राफ होती है पूरी क्लास की, और वो हम आजकल इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं और फेसबुक पे डाल देते हैं और कहते हैं बताओ पहचानो मैं कहाँ पे हूँ। तो चलो तुम लोग भी जल्दी से पहचानो मोदी जी कहाँ पर हैं, झटपट। दिखाई दे रहे हैं कि नहीं मोदी जी? ये लाइन में कहीं पे दिखे? नहीं सर, यहाँ पे तो सर हमारी नज़रें सिर्फ इसी शख्स के ऊपर रुक जाती है, जस्टिन ट्रूडो, जो कि कनाडा के हैं। ये लाइन में, अरे ये रहे मोदी जी। ठीक है जी, तो मोदी जी आपको दिखाई दिए, बहुत ही बढ़िया जी। अच्छा जी, इसके बाद में सवाल हमारे सामने क्या है कि भाई ये मीटिंग कब हुई, 14th मीटिंग कहाँ पे हुई, कैसे हुई, ये पूछा जा सकता है। 28 से 29 जून 2019, 28-29 जून 2019 को ये मीटिंग हुई। मोस्टली जितने भी ये मीटिंग्स के बारे में अपने लेटेस्ट डेटा अपने को 2019 का ही दिया हुआ है, तो महीना और डेट थोड़ा याद रखना पड़ेगा। 2018 वाली जो G20 की समिट थी या G20 की मीटिंग थी, वो ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना में हुई थी। तो याद रख लेना
कि जब मैंने सर फ्लैग्स को देखा था, सारे फ्लैग्स को जब मैंने देखना शुरू किया था, तो सबसे पहला जो फ्लैग था वो अर्जेंटीना का था। तो अब मेरे को जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि करंट वाला कहाँ हुआ, तो मैं 2019 का बताऊंगा, जो कि मुझे पता है कि ओसाका जापान में हुआ है, ओसाका जापान में हुआ है। और उससे पहले वाला यानी कि फर्स्ट वाला यानी कि अर्जेंटीना, ब्यूनस एयर्स। और 2020 वाला कहाँ पे होगा, तो मैंने देख लिया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो हैं 2019 की मीटिंग में जब आए तो किसके साथ सबसे ज़्यादा फ्रेंडली होने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार बाकी सारे लोग हाथ ऊपर करके फ़ोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन ये अलग ही अपनी बकैती कर रहे हैं। तो उसको पता था बेचारे को, डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि अगला 2020 में होने वाला है जी, रियाद सऊदी अरबिया में। तो चलो इससे दोस्ती बना लेते हैं, तो अगली मीटिंग में भी अपनी इज्जत अच्छी होगी और अपने को फर्स्ट रो में खड़ा करा जाएगा। ठीक है, ये हमारे दुनिया के विलन नंबर 1 शी जिनपिंग, ठीक है ना, बड़े बड़े लोग हैं, व्लादिमीर पुतिन साहब हैं, बोल्सोनारो है, ठीक है जी, ये जापान का बंदा, ठीक है, एब। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, फोटो में सबसे पहले अर्जेंटीना था, तो 2018 वाला अर्जेंटीना में हुआ। 2019 वाला जो था फोटो में ही लिखा हुआ था ओसाका, G20 ओसाका समिट, ठीक है जी। और 2020 कहाँ पे है, 2020 सर रियाद सऊदी अरबिया में है। फिर एक सवाल आ जाएगा कि सर आपने सबका बता दिया, ये भी बताइए इंडिया में कब होने वाली है। तो हमने देखा कि भाई इंडिया कहाँ पे है, सेकंड लाइन में है। देखो कहाँ पे है, ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई। सेकंड लाइन यानी कि 2020 तो हो गया था, तो 2022 की बात कर लेते हैं, 2022 की बात कर लेते हैं। 2022 का जो है वो इंडिया में होगा, एंड इट विल ऑल्सो बी द 75th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी। तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है, G20 की समिट को अपने होस्ट कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो बहुत अच्छी बात है, ये सारा डेटा अपने को याद रखना है। 18 पहले वाला यानी कि सबसे पहले जिसका फ्लैग आया था अर्जेंटीना। 19 तो मुझे याद ही है कि सर ओसाका में हुआ था। 20 जो है मुझे पता चल गया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है रियाद सऊदी अरबिया वाले बंदे के साथ ज़्यादा घुल मिल रहा है, और सेकंड रो में मोदी जी खड़े थे, इसलिए 2022 में इंडिया में होगा। बताइए ये बातें याद हो गई कि नहीं याद हो गई, जल्दी रिपीट कीजिए मेरे साथ में। 18 कहाँ पे हुआ, G20 याद रख लो। ये कंफ्यूजन रहती है कि सर हमें कैसे याद रहेगा कौन सा ब्रिक्स का था, कौन सा कहाँ का था। तो ठीक है, G20 में हम लोग 20 के बारे में भी बात करेंगे, 19 के बारे में भी बात करेंगे, 18 के बारे में भी बात करेंगे, और 22 के बारे में भी बात करेंगे। G20 में हम लोग सब के बारे में बात करेंगे। तो 18 कहाँ पे हुआ सर, सबसे पहले जो आया अर्जेंटीना में हुआ। 19 कहाँ पे हुआ सर, ओसाका में हुआ। 20 कहाँ पे हुआ सर, सऊदी अरबिया में होगा, रियाद में। और 22 कहाँ पे होगा, इंडिया में होगा। बात समझ में आई कि नहीं, ए ओ हाउसी। चलो बढ़िया है। तो इस तरीके से G20 की बातें भी हम लोगों ने सीख ली। आगे चलता हूँ। बिम्स्टेक नाम का एक नया इंस्टीट्यूशन है, ये शायद आप लोगों ने चांसेस है कि कम चांसेस है कि नाम सुना होगा, क्योंकि एशियान वगैरह तो आपको स्कूल करिकुलम में भी नाम ज़रूर सिखाया जाता था। सार्क का नाम भी स्कूल के दिनों में हम लोगों को बताया जाता था। लेकिन ये बिम्स्टेक जो है, आइए देखते हैं क्या है ये बिम्स्टेक। ये बिम्स्टेक क्या है, ये बिम्स्टेक, ठीक है। तो बिम्स्टेक जो है, एरिया देख लो सबसे पहले तो। हर बार मैं आपको कोशिश करता हूँ कि जोग्राफिकल थोड़ा रीजन भी समझाऊं। तो ये, हाँ सर, ये तो प्रॉपर रीजनल कोऑपरेशन का मॉडल है सर, पता चल रहा है इसको देख के तो कि ये 100% रीजनल कोऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। और एक और चीज़ देखो, यहाँ पे हमने सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर तक लिया है, ये एरिया इसमें कवर्ड नहीं है। सो इससे ये भी पता चल रहा है दैट देर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये लोग इसके हिस्सा नहीं बन रहे हैं। हाँ, ये हिस्सा नेपाल का है, आपको पता ही है बच्चों। ये हिस्सा जो है वो नेपाल का है, नेपाल की जो रीजन है उसको हमने कवर किया है। भूटान की रीजन को भी हमने कवर किया है,
ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब बात करते हैं कि बिम्स्टेक की क्या कहानी है, व्हाट इज इट लाइक। तो भाई सबसे पहले इसका नाम था बिस्टेक। सबसे पहले इसका नाम था बिस्टेक। बिस्टेक का मतलब क्या हो गया? बिस्टेक का मतलब ये हुआ बेटा कि पहले ना सिर्फ 4 ही मेंबर्स थे। पहले सिर्फ 4 ही मेंबर्स थे। कौन से 4 मेंबर्स थे जी? सर पहले जो 4 मेंबर्स थे वो थे बांग्लादेश, इंडिया, then we have Sri Lanka and then we have अपना Thailand, right? Thailand was a part of the group. जी हाँ सर, Thailand was also a part of the, one sec, हाँ सर। तो ये मिटा दूँ मैं ज़रा। तो शुरू शुरू में सर इंडिया था, श्रीलंका था, बांग्लादेश था और थाईलैंड था। ठीक है, तो BIST हो गया। और BIST का मतलब क्या हो गया? बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। और EC का मतलब उस समय था इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है जी। तो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन पूरा नाम इसका हो गया। फिर क्या हुआ? फिर अच्छा, ये सब कुछ कब हो रहा है? 6 जून 1997 की ये कहानी है। 6 जून 1997 की ये कहानी है। इसके बाद में मलेशिया जो है, सॉरी म्यांमार जो है, बर्मा कहा जाता था कभी से, म्यांमार जो है उसने ज्वाइन किया 22 दिसंबर 1997 को। आप लोग प्लीज़ थोड़े से नोट्स लिखें ये वाले, है ना। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लोग लिखें कि भाई पहले 4 ही मेंबर्स थे, इसीलिए बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका नाम था। उसके बाद में यहाँ पे म्यांमार आया। कभी आया जी म्यांमार? सर म्यांमार आया था 22 दिसंबर 1997 को। म्यांमार सर आया 22 दिसंबर 1997 को। आपको दिखाई देगा 22 दिसंबर 1997, है ना। होप आप लोगों को दिख रहा है ये। 22 दिसंबर 1997 को म्यांमार आ गया। तो अब ये बन गया बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। बिम्स्टेक बन गया। क्या बन गया जी? बिम्स्टेक बन गया। बिम्स्टेक बन गया, बहुत अच्छी बात है। अभी तक इसका नाम कंट्रीज के नामों के ऊपर ही था, देयर वाज नो अदर लॉजिक इन्वॉल्व्ड। फिर क्या हुआ सर? फिर ये हुआ कि सर 2004 में नेपाल और भूटान भी जुड़ गए। तो ये नेपाल यहाँ पे और ये अपना भूटान यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये लोग भी जुड़ गए। तो जब ये लोग जुड़े तो दे रियलाइज कि यार अब ऐसे लोग जुड़ते जा रहे हैं तो नाम को कब तक एक एक ऐड करते जाएंगे, और फिर बबम बिमिस्टेक तो बड़ा विचित्र सा नाम हो जाएगा, क्योंकि एक और बी जुड़ा है भूटान का और एक एन जुड़ा है नेपाल का, तो नाम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उन्होंने अपना नाम बिम्स्टेक ही रखा। और देखो, ऑब्जर्व करने वाली बात है कि यहाँ पे जब अपने बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या था? BIST के बाद में हाइफन के बाद EC था। यहाँ पे भी BIMST के बाद में हाइफन के बाद EC था, यानी कि पहले कंट्रीज़ के नाम है और फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन लिखा हुआ है। लेकिन जो आखिरी बार वाला जब आप देख रहे हैं या फाइनल जो आप प्रारूप आपके सामने आ रहा है, वहाँ पे देखिए कोई हाइफन वगैरह नहीं है, डायरेक्टली बिम्स्टेक है। क्यों? क्योंकि अब जो ये BIMST है, दिस इज़ नो लॉन्गर द नेम ऑफ अ country. This is no longer an acronym of country. What is this? सर इसका मतलब है Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. ध्यान से सुनिए, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation.
ये अपना बेटा पानी जो है ये बे ऑफ बंगाल का पानी है, बंगाल की खाड़ी जिसे कहा जाता है। इंडिया में एक तरफ नीचे इंडियन ओशन आता है, एक तरफ अरेबियन सी आता है, एक तरफ में बे ऑफ बंगाल आता है। तो ये जो बंगाल की खाड़ी है, इन सारे ही कंट्रीज़ पे कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा इसका असर पड़ता है। ऑल्दो नेपाल एंड भूटान थोड़ा लैंडलॉक्ड हैं, बट फिर भी दे आर नाउ अ पार्ट ऑफ दिस। तो बे ऑफ बंगाल नाम हो गया, बे ऑफ बंगाल याद रहेगा। उसके बाद में क्या है, आई से इनिशिएटिव, किस चीज़ का इनिशिएटिव? फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है जी, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका पूरा नाम हो गया। ठीक है जी, तो क्या नाम है बताइए ज़रा अच्छे से। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है जी, बी से बे ऑफ बंगाल, आई से इनिशिएटिव, एम और एस से मल्टी सेक्टरल, टी से टेक्निकल और ईसी से आपको पता है शुरू से ही इकोनॉमिक कोऑपरेशन था। तो ये बिम्स्टेक का नाम हो गया। ठीक है जी बच्चों, ये आपने देख लिया बिम्स्टेक का नाम। ओके, तो ये भी एक चीज़ पता चली। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा, थोड़ा सा जूम करके। आई होप आप ये पढ़ पा रहे हैं, राइट। तो क्या है कि इनिशियली जब इसे बनाया गया था बच्चों, जब बिम्स्टेक को बनाया गया था, कब बनाया गया था सर? 6 जनवरी 1997 को बनाया गया था, राइट। 6 जनवरी 1997 को बनाया गया था बेटा। हाँ सर। अच्छा, इसी के साथ एक ये और चीज़ पता चली कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? ढाका बांग्लादेश में है। शायद इसीलिए जिद करके इन्होंने अपने नाम से शुरू करवा दिया ऑर्गेनाइजेशन को, बांग्लादेश का नाम सबसे पहले रख दिया। ठीक है, इस तरीके से। ऑब्वियसली ये लॉजिक की बात नहीं है, ये बस ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि बिम्स्टेक का नाम बी से स्टार्ट होता है, इसीलिए वहाँ पे उन्होंने अपना हेडक्वार्टर भी वहीं पे रखवा लिया। ओके जी, बहुत अच्छी बात है, ढाका में इसका हेडक्वार्टर हो गया। अब अपने बात कर रहे हैं कि जब बना था तो 6 सेक्टर पे फोकस कर रहा था। इट वाज फोकसिंग ऑन 6 सेक्टर्स। कौन से थे वो 6 सेक्टर बेटा? ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और फिशरीज। 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेक्टर पे फोकस करा जा रहा था। ट्रेड पे, टेक्नोलॉजी पे, एनर्जी पे, ट्रांसपोर्ट पे, टूरिज्म पे और फिशरीज पे। ठीक है, तो बहुत आसान है। देखो सारा टी ही भरा पड़ा है। एक टी से ट्रेड है, एक टी से टेक्नोलॉजी है, एक टी से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ट्रांसपोर्ट है, एक टी से टूरिज्म है। तो 4 तो आपके पास में टी ही हो गए। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी उनके नाम में ऐसे भी मेंशन है तो टेक्नोलॉजी आना ही चाहिए। तो ट्रेड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया और टूरिज्म हो गया। बहुत अच्छी बात है सर, 4 तो ये हो गए। बाकी क्या बचा? एक बचा एनर्जी और एक बचा फिशरी। बे ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं, इतने ज़्यादा एक्वा, इतनी मरीन सोर्स के ऊपर आपका नाम है तो ऑब्वियसली फिशरीज तो वहाँ पे आना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है, तो ये सारी बात भी अपने को समझ में आई। उसके बाद में इवेंचुअली क्या हुआ कि जी जब शुरू किया गया था तो इन 6 चीज़ों पे फोकस रखा गया था, लेकिन फिर 2008 में आप लिख सकते हैं, जो 2008 में फिर और भी कई एरियाज में इसको एक्सपैंड करा गया, जैसे कि एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पावर्टी एलिवेशन, काउंटर टेररिज्म, एनवायरनमेंट, कल्चर, पीपल टू पीपल कांटेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और भी 8-9 एरियाज में इसको एक्सपैंड कर लिया गया। तो आप लिख सकते हैं
आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप? ये लिख सकते हैं कि जी शुरुआती दौर में ये 6 फील्ड्स पे फोकस करता था, 6 फील्ड पे इसका फोकस था, जिसमें कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और फिशरीज था। और उसके बाद में ये और 9 एरिया में एक्सपैंड हो गया। बहुत ही बढ़िया। तो 6 एरिया से स्टार्ट हुआ था और फिर 2008 में इसको 9 और सेक्टर्स में एक्सपैंड करवा दिया गया। बहुत बढ़िया। तो ये बिम्स्टेक की बात अपने को पता चली। इसके बाद में अच्छा, अब ये पीएम की जब ओथ सेरेमनी हुई, मोदी जी की जब ओथ सेरेमनी हुई, प्रधानमंत्री बने वो 30 मई 2019 को, दोबारा जब उनका पुनर्चुनाव में वो निर्वाचित हुए, तो फिर यहाँ पे मोदी जी ने क्या किया जी कि सबको बुलाया अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में। तो जो अपन ने नाम पढ़े थे, श्रीलंका का नाम अपन ने पढ़ा, बांग्लादेश का नाम पढ़ा, श्रीलंका का नाम पढ़ा, नेपाल भूटान का नाम पढ़ा, थाईलैंड का नाम पढ़ा, है ना, और कौन है, म्यांमार का भी नाम पढ़ा। ये सारे लोग मोदी जी की इस सभा में आए, पीएम ओथ सेरेमनी में एज अ इनवाइटेड गेस्ट इन्होंने ग्रेस करा ओकेजन को। न्यू दिल्ली दिसंबर 11 2019। यहाँ पे क्या हुआ कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, ये बॉडीज के नाम बताए जा रहे हैं जिन्होंने ये एक समिट रखी, इन्होंने एक इंटरनेशनल सेमिनार रखा। नाम आप पढ़ पा रहे हैं क्या बच्चों? यहाँ पे जो नाम मैंने लिखा है, देखो बाहर, एक सेकंड ना, ये पोस्टर जो है, क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम, इंटरनेशनल सेमिनार ऑन क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम, ये रखी गई। इसमें सारे ये लोग मिले अलग अलग कंट्रीज के। किसने इसको ऑर्गेनाइज कराया था? हु हैड ऑर्गेनाइज दिस? तो हमने बोला डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड फार्मर्स वेलफेयर, एंड उसके बाद में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इन लोगों ने मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करा था। तो देर इज एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है वो, जो मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर रिसर्च और फार्मर वेलफेयर की, एंड प्लस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन ऑल्दो थोड़ा लॉन्ग शॉट है, बट पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी उस ग्रुप में, या कौन सी इनमें से नहीं थी जिन्होंने क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम के ऊपर में इंटरनेशनल सेमिनार रखा था। तो इसी के साथ हमारे बिम्स्टेक की बात भी ख़त्म हो जाती है। तो हमने आज G20 के बारे में बात करी और बिम्स्टेक के बारे में बात करी। तो ये कई लोगों का ये क्वेश्चन रहा है, मैसेज करते हैं, फ़ोन करते, पूछते कि सर हम लोगों को करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है सर? अरे એટલું બધું વાસ્ટ છે, ક્યાંથી ભણવાનું છે, મારે તો કશું ખબર જ ના પડે। तो भैया एक सिंपल सी बात है देखिए, आप शायद दुनिया के सबसे बाउंड्री लेस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इस चीज को समझिए, जी के करंट अफेयर्स ये एक ऐसी चीज है बेटा जिसका कोई बाउंड्री है ही नहीं, राइट? इसकी कोई बाउंड्री ही नहीं है। देर इज नो बाउंड्री टू जीके एंड करंट अफेयर्स, बट एटलीस्ट आईसीएसआई ने बहुत ही क्लियर डिमार्केशन करा है, आपको एक स्टडी मटेरियल दिया है और उसी की चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। वो स्टडी मटेरियल हम आप लोगों को ऑलरेडी प्रिंट करवा के अवेलेबल करवा चुके हैं। कोई अगर बच्चा जिसने अभी तक कलेक्ट नहीं किया है तो प्लीज़ जेलम मैम से कांटेक्ट करें, राहुल सर से कांटेक्ट करके उसको अवेल करें। और अब आप पहले मेरा वीडियो देख लो, फिर वो वाला मटेरियल खोल के वहां से पढ़ो। देयर विल बी नथिंग जिसको कि कवर नहीं किया गया होगा। कुछ कुछ चीज़ें वीडियो में ऑफकोर्स थोड़ी ज़्यादा बताई होंगी, तो नाइस टू नो इन्फॉर्मेशन है, याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं है, आपको किताब वाली चीज़ को पढ़ना है। ठीक है जी? तो प्लीज़ इस तरह का डाउट या इस तरह की परेशानी में ना आए। इनफैक्ट अब हर सब्जेक्ट के लिए मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप लोगों को स्टडी मटेरियल दिया गया है प्रिंट करवा के, वो आपकी बाइबल है, वही गीता है, वही कुरान है, उसी का
एक लिमिट रहेगा, उसी का एक यूनिवर्स है, वही दायरा है, उसके अंदर की चीज़ों को ही हमें पढ़ना है। ठीक है जी, तो परेशान नहीं होना है। पहले कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे लॉ की बात हो, चाहे इकोनॉमिक्स की बात हो, पहले वीडियो अटेंड करो, फिर आईसीएसआई वाली किताब से पढ़ लो। ठीक है जी। मेरे जो जितने भी पीपीटीज रहती हैं उनमें 90% ऑफ द टाइम्स जो आईसीएसआई की किताब में जो पोर्शन है वो सारा का सारा मैं अपनी पीपीटी में डालता हूँ। हालांकि उसका प्रेजेंटेशन का तरीका चेंज कर देता हूँ थोड़ा, ताकि वो थोड़ा कम भारी भरकम लगे और थोड़ा मैनेजेबल लगे, और कोई बात नहीं है। चलिए, तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, अपने नेशनल बॉडीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं ज़रा। बहुत सारे इंटरनेशनल बॉडीज़ की हमने बात करी। नाउ वी गोना स्टडी लिटिल बिट अबाउट आवर नेशनल बॉडीज़। अब इसमें आपको नीति आयोग की बात पढ़नी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, सेबी के बारे में पढ़ना है, सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया आईबीबीआई एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया आईसीएसआई, सम ऑफ द biggest institutions and some of the most vital and important institutions to your career, to your curriculum। देखिए, नीति आयोग के बारे में तो बेटा आपने 11-12 में भी पढ़ा ही होगा कि प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग को लाया गया। यस और नो? हाँ जी सर। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सर गांधी जी हमारी जेब में होते हैं तो उनका एड्रेस उसके नीचे आरबीआई का ही लिखा हुआ रहता है। सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो टॉपिक है ना, सेबी, सीसीआई, आईबीबीआई, ये 3 टॉपिक बेटा आपके पूरे सिलेबस में कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाले। आपको लॉ में भी इनका नाम सुनना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव की स्टेज में इनको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, प्रोफेशनल की स्टेज में तो और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इनको पढ़ाते समय अगर मैं आपको 2 चीजें ज्यादा बता दूं तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, आपको यही समझना चाहिए कि भविष्य में आपको इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो सेबी जो है वो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है बच्चों, शेयर बाजार जिसे हम कहते हैं, उसका रेगुलेटर है, उसको रेगुलेट करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, ध्यान रखता है कि कहीं कोई घोटाला ना हो, कहीं कोई फ्रॉड ना हो। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए सेबी का नाम हमें दिया गया है। सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो ये प्रयास करती है कि इंडिया में कहीं कोई मोनोपली ना क्रिएट करे, डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज ना करे, दूसरे लोगों को compete करने से रोका जाए, या ऐसे सिचुएशंस पैदा करे जाएं कि दूसरा कोई कॉम्पिटिटर या दूसरा कोई प्लेयर मार्केट में ऑपरेट ही नहीं कर पा रहा है, ऐसी सिचुएशन, ऐसी हालात पैदा ना हो, इस दिशा में काम करता है अपना सीसीआई यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। आईबीबीआई इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आजकल ये काफ़ी बजवर्ड बन चुका है। आईबीसी कहते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का, जिसमें कि कंपनीज को कैसे लिक्विडेट होना है, किस तरीके से वाइंड अप होगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर में काफ़ी चर्चा हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और आईसीएसआई तो ऑब्वियसली आपका जिंदगी भर आल्मा माटेर रहेगा। क्या मतलब होता है बेटा आल्मा माटेर का? जल्दी से पॉज करके बताओ तो, आल्मा माटेर का मतलब क्या होता है बेटा? बताओगे आल्मा माटेर का मतलब क्या होता है? आल्मा माटेर का लिटरल मीनिंग क्या होता है? जल्दी से पॉज कर दो, बता दो। आल्मा माटेर का मतलब यूं तो होता है बच्चों, माई नरिशिंग मदर। क्या मतलब होता है सर? माई नरिशिंग मदर मतलब होता है, बट प्रैक्टिकल सेंस में इसे यूज किया जाता है उस इंस्टीट्यूशन के लिए, उस स्कूल कॉलेज के लिए जहां पे आप कभी पढ़ते थे, यानी कि जहां के आप एलुमनाई हैं। ठीक है, जहां पे आप कभी पढ़ते थे तो आपकी एक्स स्कूल, आपकी एक्स कॉलेज, आपका एक्स इंस्टीट्यूट जो है वो आपका बन जाता है आल्मा माटेर। तो आईसीएसआई तो आपका आल्मा माटेर जीवन भर रहेगा ही। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नीति आयोग के बारे में। तो ये हमारे चाचा जी, ठीक है। प्लानिंग कमीशन हुआ करता था कुछ इस तरीके का, जिसको इसने रिप्लेस कर दिया। ये प्लानिंग कमीशन तो आप लोगों को पता ही है बच्चों, 1950 में सेटअप हो गया था, राइट। 2014 तक ये चला, 1950 से लेके 1950 से लेके 2014 तक ये प्लानिंग कमीशन चली। इन्होंने इस दौरान क्या किया? 12 5-ईयर प्लान्स बनाए। इन्होंने इस दौरान 12
5 ईयर प्लान्स बनाए और उसके बाद में इवेंचुअली ऐसा लगने लगा कि जी स्पेशली ऑफ कोर्स आपने देखा कि गवर्नमेंट यानी कि रेजीम का चेंज हुआ और 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने ऐसा कहा कि भाई ये सेटअप को चेंज करना है और इसकी जगह पे हम लाएंगे नीति आयोग। ठीक है जी, इसकी जगह पे हम लाएंगे नीति आयोग। क्या क्या बेसिक कारण था, क्या फंडा था नीति आयोग को लाने का? व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इट वाज लाइक व्हाट प्लानिंग कमीशन वाज एंड व्हाट नीति आयोग वाज प्लानिंग टू बी? चलिए देखते हैं। तो नीति आयोग जो है, नीति आयोग जो है बच्चों, इट इज कहाँ गया जी हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है ना जी, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जिस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया उसका नाम रख दिया नीति आयोग, ऐसा नाम। ये बेसिकली बच्चों चाइना की एक बॉडी है, चाइना की एक बॉडी है जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बनाया अपने डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान और अपने प्लानिंग के प्रोसेस को रिवैम्प करने के लिए। उसी बॉडी को मॉडल करके, उसी बॉडी को एज अ स्टैंडर्ड या बेस रखते हुए हमने भी नीति आयोग की स्थापना की। अब नीति आयोग का प्राइम मिनिस्टर कौन है जी? सॉरी नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इज द प्राइम मिनिस्टर। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो नीति आयोग के चेयरमैन बन गए। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2015। 2015 से ये शुरू हो गया नीति आयोग का काम। बहुत अच्छी बात है जी, 2015 से नीति आयोग का काम शुरू हो गया। अब यहाँ पे ये बात देखनी है कि जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था कि आखिर क्या ज़रूरत थी, क्या कारण था जिसकी वजह से ये करना पड़ा। तो एक नया वर्ड आया नीति आयोग की वजह से जिसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्या कहते हैं? एक वर्ड आया जिसे हम कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या हुआ जी कि प्लानिंग कमीशन जो थी, प्लानिंग कमीशन जो थी, इट वाज मोर ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी जो कि शायद पूरी कंट्री के लिए प्लानिंग कर रही थी एंड स्टेट्स डिड नॉट हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। जो राज्य थे उनका एक बहुत बड़ा भूमिका नहीं था। तो नीति आयोग ने इसको विजुअलाइज किया कुछ इस तरीके से कि लेट द स्टेट एंड सेंटर प्ले एंड लेट दे बी फुटेड एट एन इक्वल स्पॉट्स, और दोनों को एक जैसा अधिकार मिले पार्टिसिपेट करने का, और वो लोग कोऑपरेट करते हुए स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों अपने तरीके से किसी सोल्यूशन तक पहुंचें, रादर दैन कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग करे और उसे थोप दिया जाए, उसे इम्पोज कर दिया जाए हर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। ये एक बेसिक ब्रॉड डिफरेंशिएशन था, एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था नीति आयोग का ओवर प्लानिंग कमीशन। ठीक है जी, क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नाम का वर्ड मैंने आपको बताया। चलिए लेट्स मूव अहेड। ये मोदी जी की ट्विटर वॉल है जिसमें उन्होंने 1 जनवरी 2015 को ये काफ़ी सारे ट्वीट्स करे। क्यों नहीं हो रहा ये जूम? कोई बात नहीं। नीति आयोग विल इमर्ज एज एन एक्टिव Niti Aayog will emerge as an active and important institution that will play a pivotal role in India's development journey in the years to come. Having served, अब देखिए यहां पे उन्होंने उस बात को एम्फसाइज करा है। कौन सी बात को एम्फसाइज करा है? Having served as the CM in the past, I am very much aware of the importance of actively consulting the states. Niti Aayog does precisely that. यानी कि स्टेट को कंसल्ट करा जाए, स्टेट की राय ली जाए, स्टेट का एक ओपिनियन लिया जाए वाइल यू आर फॉर्मिंग और ट्राइंग टू फ्रेम अ न्यू पॉलिसी और कमिंग अप विथ अ न्यू प्लान। ठीक है, आगे क्या लिखा है?
A pro-people, proactive and participative development agenda stressing on, क्या लिख दिया है जी, एम्पावरमेंट एंड इक्वालिटी इज द गाइडिंग प्रिंसिपल बिहाइंड नीति आयोग। फिर लास्ट में बताया, थ्रू द नीति आयोग वी विश टू एंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल कैन एंजॉय द fruits of development and aspire to lead a better life। यानी कि कहीं ना कहीं जो प्लानिंग कमीशन का बेसिकली फंडा कैसा होता था बच्चों, आप लोगों ने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा कि प्लानिंग कमीशन के द्वारा 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते थे। हम 5 ईयर प्लान्स बना रहे थे, उसमें गोल्स ले रहे थे, उसमें टारगेट्स ले रहे थे, बट रेयरली वी वर एबल टू अचीव दैट। तो कहीं ना कहीं तो वो वन डायमेंशनल प्लानिंग हो रही थी, जो कि आप सारे पहलुओं को अच्छे से ध्यान नहीं देके, बल्कि एक मैक्रो लेवल से, बर्ड आई व्यू से आप ऊपर बैठे हुए हैं, आप हर स्टेट का इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स क्या है उनको नहीं समझ रहे हैं, और आप सेंट्रल लेवल पे उस प्लानिंग को करने का प्रयास कर रहे थे। कहीं ना कहीं इसलिए प्लानिंग कमीशन का परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना रहा। इसीलिए अब नीति आयोग के थ्रू एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो करने का प्रयास करा जाएगा, जिससे कि शायद लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बेहतर इंप्रूवमेंट आए। अब इसमें कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स जो हैं, इसे एक थिंक टैंक के रूप में देखा जाता है। किसके रूप में देखा जाता है? थिंक टैंक के रूप में देखा जाएगा। यानी कि यह आपको स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेगा, ये आपके लिए प्लानिंग नहीं करेगा, ये आपके लिए प्लानिंग नहीं करेगा। जो प्लानिंग कमीशन पूरा प्लानिंग करके दे देता था और बाकी सबको उसको इंप्लीमेंट करना होता था, वैसे काम नहीं करेगा। इट्स अ थिंक टैंक, इट विल हेल्प यू एनालाइज थिंग्स एंड इट विल हेल्प यू स्ट्रैटेजाइज, बट इट इज नॉट गोइंग टू प्लान ऑन योर बिहाफ। फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएगा, यानी कि इट इज नॉट गोइंग टू डू एवरीथिंग फॉर यू, इट इज जस्ट गोइंग टू फैसिलिटेट थिंग्स, and then eventually the state government and the central government will have to figure things out and they'll have to manage it। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात मैंने आपको बताई। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या हो गया, हमने डिस्कस करा कि सेंटर और स्टेट दोनों इक्वल रोल्स निभाएंगे। सेंटर और स्टेट दोनों की भूमिका जो होगी बराबर की रहेगी, दोनों को पार्टिसिपेट करने का अवसर दिया जाएगा। इसमें पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं, जो कि प्लानिंग कमीशन में नहीं होते थे। इसकी पोजीशन में सीईओ की पोजीशन होती है, सीईओ की पोजीशन होती है, जो कि ऑफ कोर्स प्लानिंग कमीशन में ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं हुआ करती थी। चलो अब पॉज करो और मुझे बता दो झटपट मेरे प्यारे लालों कि प्लानिंग कमीशन का मौजूदा सीईओ, सॉरी, नीति आयोग का मौजूदा सीईओ कौन है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्विक 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 क्विक। 5 तक गिनता हूं, जल्दी से लिख दो आंसर। 1 2 3 4 5 and that's time up। So the correct answer to that is Amitabh Kant। The answer to that is Amitabh Kant। ठीक है जी, अमिताभ कैन एंड अमिताभ कांट, सो दिस इज अमिताभ कांट। ठीक है जी, अमिताभ कांत जो है वो सीईओ हैं। नॉर्मली इस तरह की डेजिग्नेशन बच्चों नहीं होती है, राइट? इस तरह की डेजिग्नेशन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होती है। तो कहीं ना कहीं सी क्या प्रयास किया जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी का जो रूप है उसे थोड़ा उसमें थोड़ा परिवर्तन कराया जा रहा है, उसको थोड़ा शार्पर क्रिस्पर दिखाने का प्रयास करा जा रहा है कि दिस इज नॉट लाइक दी एज ओल्ड इंस्टीट्यूशंस जो सिर्फ बातें ही कर रहे थे, प्लान्स बना बना के छोड़ दे रहे थे। तो इनको गो गेटर एटीट्यूड दिखाने के लिए शायद इस तरह की नई पोजीशंस क्रिएट करी गई और इस तरह का नया डेजिग्नेशंस क्रिएट करा गया। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको जो ये 5 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं ना, दीज आर ऑल डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। नीति आयोग में पार्ट टाइम मेंबर की पोजीशन होती है, वहां पे नहीं होती थी। नीति आयोग में सीईओ की पोजीशन, और ये जीसी का मतलब गवर्निंग काउंसिल है, इस तरह की पोजीशन होती है, वहां पे नहीं होती थी। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास रखता है, लेकिन नहीं, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा महत्व देता था। ये फैसिलिटेटर की भूमिका निभा रहा है, मदद करेगा, थोड़ी बहुत इनेबल करने में आपको मदद करेगा, लेकिन सारा काम आपके बिहाफ पे नहीं कर देगा। थिंक टैंक है जो स्ट्रैटेजाइज करने में मदद करेगा, लेकिन आपके बिहाफ पे पूरी प्लानिंग नहीं करेगा, जो कि प्लानिंग कमीशन कर रहा था। चलिए, कॉम्पोजिशन ऑफ नीति आयोग को पढ़ते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस पोर्शन इज बच्चों।
आपको ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हियर यू विल फाइंड द क्वेश्चन दैट आई जस्ट आस्क्ड सीईओ अमिताभ कांत। ठीक है जी। तो आपको बताया है कि भाई कैसा इसका सेटअप रहता है। तो पहला बताया है कि जी इसमें चेयरपर्सन होता है। ठीक है जी। नाराज हो गया, आजकल जूम होने से मना कर देता है, कोई बात नहीं। तो चेयरपर्सन का नाम लिखा हुआ है बेटा। ऑब्वियसली आप बता सकते हैं बेटा चेयरपर्सन कौन होगा। सर जी हाँ सर, प्राइम मिनिस्टर जी होंगे, यानी कि कौन होगा चेयरपर्सन, नरेंद्र मोदी हो गया। उसके बाद में गवर्निंग काउंसिल है, क्या लिखा है यहाँ पे सर, गवर्निंग काउंसिल लिखा है। गवर्निंग काउंसिल में किसका नाम दिया हुआ है आप जरा देखिए सर, बताया हुआ है सीएम, चीफ मिनिस्टर स्टेट का, और जो यूटीज होती हैं यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज होती है उसमें सर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। आप लोगों को इस बार क्विज में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपको याद होगा हम लोगों ने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, और आप लोगों ने बिल्कुल गलत जवाब दिया था उस क्विज में। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास में स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स आ गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आ गए, ये लोग गवर्निंग काउंसिल में के मेंबर्स हैं। तो आप देखिए दीज आर ऑब्वियसली दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट, और स्टेट का रिप्रेजेंटेशन अगर गवर्निंग काउंसिल में है तो ऑब्वियसली स्टेट विल गेट अ से, उनका भी एक रोल होगा, उनकी भी एक भूमिका होगी। इसके बाद में वी हैव रीजनल काउंसिल्स फॉर्म्ड ऑन नीड बेसिस कंप्राइजिंग सीएम्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द रीजन। अलग अलग रीजन के लिए अगर रीजनल काउंसिल बनाने की जरूरत पड़ती है, जब जहां बनाने की जरूरत पड़ेगी तो बनाया जाएगा, और उसमें भी चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ही हिस्सा होंगे। मेंबर्स कुछ फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। पार्ट टाइम मेंबर्स में क्या बोला है, मैक्सिमम 2, रोटेशनल फ्रॉम रेलेवेंट इंस्टीट्यूशन। रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस मतलब आप लेके आ सकते हैं जो इंस्टीट्यूशंस हमारे पास में हैं, आरबीआई जैसे या सेबी जैसे, या और भी जो अपने पास में गवर्नमेंट के पास में इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे नाबार्ड से उठा के ला सकते हैं आप, और उन लोगों को रोटेशनल बेसिस पे 2 पार्ट टाइम मेंबर्स को रखा जाता है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद में हमारे पास में क्या है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है, मैक्सिमम 4 फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड बाय पीएम। ठीक है जी, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, देखिए मैंने आपको यहाँ पे नाम भी बताए हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में राजनाथ सिंह का नाम आपको बताया, कौन है जी बेटा राजनाथ सिंह, जल्दी बताएं राजनाथ सिंह कौन है। हेलो, राजनाथ सिंह कौन है। ऐसा कैसे चलेगा बेटा, ऐसा कैसे चलेगा, कैसे चलेगा ऐसा। राजनाथ सिंह कौन है बेटा, ये तो बताओ यार, ये कोई बात हुई क्या यार। अभी तो आपने देखा था उनको शस्त्र पूजन करते हुए। अमित शाह को तो जानते हो, वो कौन है, अमित शाह कौन है। अमित शाह बेटा, ये बताने में भी मुझे शर्म आ रही है ना। अमित शाह कौन है, होम मिनिस्टर हैं सर। निर्मला सीतामैया कौन है सर, है सर, कोई छोड़िए ना सर। चलो ठीक है, जलील नहीं करता। क्विज में अपन ने सारे पॉइंट्स डिस्कस करे थे, और आशा करता हूं कि जो लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, थोड़ा ध्यान रखने वाले बच्चे, उनको जरूर इन सवालों के जवाब पता हैं। ठीक है जी, तो राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर, ये जो लोग हैं ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, दीज आर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्टर्स हैं। कोई फाइनेंस संभाल रहा है, कोई डिफेंस संभाल रहा है, कोई अपना क्या नाम है होम मिनिस्ट्री संभाल रहा है। ये सारे वो लोग हैं जिनको नीति आयोग में नॉमिनेट करा गया है पीएम के द्वारा। स्पेशल इन्वाइटीज़ में एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, प्रैक्टिशनर्स हो सकते हैं विद डोमेन नॉलेज। यहाँ पे आपको नितिन गडकरी का नाम दिखाई दिया। नितिन गडकरी भी 2 मिनिस्ट्रीज संभालते हैं। उस दिन आपसे पूछा गया था एमएसएमई के बारे में पूछा गया था, प्लस आपसे पूछा गया था अबाउट ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, है ना। तावरचंद गहलोत हैं, पीयूष गोयल हैं, राव इंदरजीत सिंह है, ये सारे लोग यहाँ पे आ गए इनवाइट वाले में। सेक्रेटेरिएट दिया हुआ है, एज डीम्ड नेसेसरी बोला हुआ है, जब जहाँ जरूरत पड़ेगी तो बनाया जा सकता है। तो ये नीति आयोग की बात हुई। अब नीति आयोग के बारे में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स अपने देखते हैं जी। रेलेवेंस ऑफ नीति आयोग में पहली बात बोली है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या हुआ, बड़ी विचित्र सी बात है सर। ऑन वन एंड यू आर सेइंग कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म एंड ऑन द अदर एंड यू आर सेइंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये कैसे हो सकता है सर, या तो हम कंपीट कर सकते हैं या फिर हम कोऑपरेट कर सकते हैं। हाउ कैन बोथ द थिंग्स हैपन। वेल देखिए कैसे ये दोनों चीजें हो रही है, एंड बोथ दीज थिंग्स आर हेल्दी एंड बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री। पहला
कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को आपको बेटा कुछ इस तरीके से समझना है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को आपको कुछ इस तरीके से समझना है कि when there are two क्या कहते हैं states involved, both these states are competing with each other. I just hope मेरे लैपटॉप का क्या पॉज करा। हाँ, तो कहाँ थे? हाँ, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में मैं बात कर रहा था बेटा। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि let us say there are two states involved and both these states want to obviously every state wants to develop and every state wants to increase their standard of living and तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि उनके पास में बेस्ट ऑफ द कंपनीज आएँ, अपना प्लांट सेटअप करें, अपना बिजनेस सेटअप करें। तो जब ऐसा कोई मौका होता है तो स्टेट्स जो होंगे वो आपस में कहीं ना कहीं एक हेल्दी कंपटीशन कर रहे हैं टू अट्रैक्ट द बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, टू अट्रैक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बिजनेस। मैंने आपको कभी तो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था, तो आई हैड गिवन यू द एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट गुजरात और यूपी की समिट के बारे में बताया था, बंगाल के बारे में बताया था कि किस तरीके से वो लोग इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं ताकि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, चाहे वो बाहर से हो चाहे वो इंडिया से हो, उसको अट्रैक्ट करा जा सके और वो लोग अपना पोर्टफोलियो मजबूत कर सकें। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी हो रहा है, यानी कि एवरी स्टेट इज गोइंग टू एंगेज इन अ हेल्दी कॉम्पिटिशन ताकि, और अब अगर सारे के सारे स्टेट्स मजबूत हो जाएंगे, सारे के सारे स्टेट्स अगर अपनी पोजीशन, अपने परफॉर्मेंस को सुधारेंगे तो ऑब्वियसली इंडिया विल बी इन अ मच बेटर स्टेट, राइट। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यहां पे बस सेंटर और स्टेट का एग्जाम्पल आपको समझना है। एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट है और एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। देखो भाजपा को दिखा दिया है, ठीक है। तो ये जो सेंटर और स्टेट का जो कोऑपरेशन है, ये पहले एब्सेंट था, ये प्लानिंग कमीशन में बिल्कुल एब्सेंट था, बट विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग ये वाले एंगल को आप एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग आप इस एंगल को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं और इसकी वजह से भी काफी फायदा होगा। सो दैट इज अगेन अ रेलेवेंस ऑफ नीति आयोग। चलिए, इसके बाद में क्या लिखा है? रेलेवेंस ऑफ नीति आयोग में हमने एक और बात रखी है, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है जी, अकाउंटेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है जी? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अकाउंटेबिलिटी? ये सारे पॉइंट्स आपको आपकी बुक में दिखाई देंगे और उन्हीं पॉइंट्स के बारे में हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अकाउंटेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ सर। अकाउंटेबिलिटी वर्ड का मतलब होवे है जवाबदारी। क्या मतलब होता है सर? जवाबदारी मतलब होता है, आंसरेबिलिटी मतलब होता है। यानी कि आप से मैं ये सवाल पूछ सकता हूं कि वाई डिड इट नॉट हैपन, या ऐसा क्या कारण था जिस वजह से ये अचीव नहीं हो पाया, या वाई वर यू नॉट एबल टू डू इट। यानी कि नीति आयोग ने क्या किया कि देखिए, जब आप किसी प्लानिंग के प्रोसेस में, किसी स्ट्रैटेजाइजिंग के प्रोसेस में, किसी गोल सेटिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेशन को बढ़ा देते हैं, ये मैनेजमेंट में आप लोगों को सिखाया जाता था। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव करके एक प्रोसेस होता है बच्चों, एमबीओ बोलते हैं उसको। पीटर एफ ड्रकर की वो शायद दिमाग की उपज है, और उसमें उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक तरीका होता है जिसके थ्रू क्या किया जाता है कि लोगों को म्यूचुअल गोल सेटिंग करवाई जाती है। कि आपसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं और मैं आपको बोल दूं कि बेटा तुमको ना 200 में 180 लेके आना है, जाओ घर जाओ पढ़ाई करो, रैंक लेके आ जाओ। तो ये तो मैंने अपना गोल आपके ऊपर थोप दिया है। यू विल नेवर बी एज कमिटेड टू अचीव दिस गोल as you would have been if you would have been a process, if you would have been a part of the goal setting process। तो मैं अगर आपके साथ बैठता हूं, बोलता हूं बेटा 12th में क्या नंबर आए तेरे, सीएस का तूने अभी तक कितना पोर्शन कवर कर लिया है, तुझे क्या लगता है कि कौन सा तेरा स्ट्रेंथ वाला एरिया है, कौन सा वीकनेस वाला एरिया है, इस एरिया में तो कितना स्कोर करने का आपको लग रहा है कि आप स्कोर कर पाएंगे, ओवरऑल आपके लिए क्या स्कोर एक मैनेजेबल होगा। लेट अस से आप कहते हैं कि सर 100 नंबर पासिंग मार्क्स है, मुझे लगता है मैं 140 जैसा स्कोर कर सकता हूं। तो अपने बात करते हैं कि बेटा
आपको क्यों लग रहा है कि आपके ये 60 नंबर नहीं आ पाएंगे, कौन से एरिया में आपके नंबर कटने की आपको डर लग रहा है। तो आप बताते हैं कि सर मुझे XYZ एरिया है जहां पे थोड़ा डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि वो एरिया मेरा मजबूत नहीं है। तो अपन बात करते हैं कि उसको कैसे कवर करा जाए। आप मुझे बताओ कि मैं कैसे आपकी मदद करूं, उसके एक्स्ट्रा लेक्चर्स रखवा दूं, या उसके मैं आपको हैंड रिटन नोट्स बना के दे दूं, या उसका मैं आपको रिविजन का एक अलग से कोई मटीरियल तैयार करवा के दे दूं, या उसके लिए मैं आपको दोबारा से कोई एक लेक्चर में उसको अटेंड करवा दूं, तो क्या उसमें इंप्रूवमेंट होने का चांसेस है। तो अपने बात करते करते आप कहते हैं कि हाँ मुझे XYZ चीज़ें कर दीजिए, तो सर शायद थोड़ा फायदा हो जाएगा। इवेंचुअली मैं कहता हूं अब जब ये चीज़ें हो जाती है, देन कैन वी बी लुकिंग एट अ स्कोर ऑफ 160। तो आप कहते हैं कि हाँ सर ये सब हो जाए तो फिर 160 तो इजीली मैनेजेबल है। इनफैक्ट मैं 165 170 का टारगेट कर सकता हूं। तो मैं कहता हूं चलो फिर तैयारी करते हैं उसी की, लेट अस ट्राई एंड गेट अ स्कोर ऑफ 170। तो अब जब ये गोल आप लेते हैं, जब आप ये टारगेट लेते हैं, तो ये आपने खुद मेरे साथ बैठ के इस टारगेट को सेट करा है, म्यूचुअल गोल सेटिंग हमने करी है। तो आपका जो इस टारगेट के प्रति कमिटमेंट होगा, आपका जो इस टारगेट के प्रति डेडिकेशन होगा, दैट इज गोइंग टू बी अनमैचेबल, दैट इज गोइंग टू बी अनमैचेबल। इस टारगेट को आप उस टारगेट के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते जो आपके ऊपर थोपा जा रहा है, राइट। तो इसी तरीके से क्या होता है कि यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों साथ में मिलते हैं, तो उनका टारगेट के प्रति डेडिकेशन भी बढ़ता है, एट द सेम टाइम उनकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है, जवाबदारी भी बढ़ जाती है। अब आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई हमें क्या पता, सेंटर ने कुछ भी हमारे ऊपर थोप दिया, हमारी थोड़ी ना परेशानी है, हम तो जानते ही नहीं थे। जाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करो, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हमने तो प्लान बना दिया था बहुत अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, जाओ स्टेट गवर्नमेंट को गालियां दो, उनकी गलती है। बट अब जब दोनों ही एक जगह पे बैठे हैं तो ऑब्वियसली एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम नहीं खेला जा सकता, ठीक है ना। ब्लेम गेम समझते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल चलाया जाता है। तो वो नहीं करके अब अकाउंटेबिलिटी फ्रीज हो जाएगी, पता चल जाएगा कि कौन जिम्मेदार है, किससे बात करनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में। उसके बाद में हमने लिखा है थिंक टैंक। तो थिंक टैंक की बात भी कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, अपने इस बारे में बात कर चुके हैं। थिंक टैंक के बारे में भी अपने बात कर चुके हैं कि थिंक टैंक में अपने को ये समझना है सर कि थिंक टैंक के द्वारा नीति आयोग जो है वो आप ऐसा समझो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, मैं ना आपको इसकी एनालॉजी देता हूं। एक वर्ड मैंने आपको अभी नया सिखाया, क्या वर्ड बताया? एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है कंपैरिजन, एनालॉजी का मतलब होता है कंपैरिजन। लिखिए प्लीज प्लीज, वो जो नोटबुक बनाई थी बचपन में मासूमियत में कभी कि नोटबुक के पीछे सारे मीनिंग्स लिखा करते थे, उस पर आइए प्लीज। तो नीति आयोग का मतलब, सॉरी एनालॉजी का मतलब कंपैरिजन हो गया। मैं आपको कंपैरिजन दे रहा हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ, ठीक है जी, बिजनेस वर्ल्ड के साथ मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। लेट अस से एक कंपनी है कोलगेट पामोलिव, ठीक है ना, दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज देयर सेल्स। वो चाहते हैं कि भाई उनकी सेल्स बढ़ जाए, या उनका बिजनेस थोड़ा और अच्छा हो जाए। तो ऑफकोर्स उनके पास में उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ग्रुप है, उनके पास में उनकी गवर्निंग बॉडी है, बहुत एबल पढ़े लिखे एम्प्लॉयज़ भी हैं। बट एट द सेम टाइम यू विल सी अ लॉट ऑफ दीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टेक द हेल्प ऑफ कंसल्टेंट्स। ये कंसल्टेंट्स के पास में जाते हैं। ये कंसल्टेंट्स जो होते हैं ये कहीं ना कहीं एक थिंक टैंक हैं जो बेहतर तरीके से इस परेशानी को समझने में, इसको सुलझाने में इनकी मदद करते हैं, ठीक है जी। तो इसमें दुनिया के कुछ बड़े कंसल्टेंट्स के अगर मैं आपको नाम बताऊं तो एक बहुत पॉपुलर नाम है मैकिन्सी, एक और बहुत बड़ा ग्रुप है जिसका नाम है BCG, यानी कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। दीज आर सम ऑफ दी, these are two of the largest consulting firms in the world. There is McKinsey and there is BCG, Boston Consulting Group, ठीक है जी। तो थिंक टैंक की बात हम कर रहे हैं कि यहाँ पे नीति आयोग जो है कहीं ना कहीं देखिए, आप एक फ्लो ऑब्जर्व कीजिए, CEO की पोजीशन क्रिएट करी जा रही है। थिंक टैंक जैसा वर्ड जो अगेन कॉर्पोरेट दुनिया का वर्ल्ड है उसको यहाँ पे यूज करा जा रहा है। तो दे आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट एन इमेज of more accountability, of lesser bureaucracy and red tapeism probably. That is what the government has been trying to project. अभी उसमें से कितना अचीव हुआ है ये again remains a question. Probably will take time to realize that. अगला जो बात है वो है रेलेवेंस ऑफ नीति आयोग। रेलेवेंस ऑफ, हाँ सॉरी, रेलेवेंस ऑफ नीति आयोग का फिफ्थ और लास्ट पॉइंट जो अपने को यहाँ पे बताया हुआ वो है रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। अब देखिए
कोऑपरेटिव बताया, कॉम्पिटिटिव बताया। चाहे कोऑपरेट करो चाहे कॉम्पीट करो, दोनों को साथ में मिलना तो पड़ेगा। किसी से लड़ाई भी करनी है तो उससे मिलना पड़ेगा, और किसी के साथ उसका हाथ बटाना है तो भी उससे मिलना पड़ेगा। और अगर आप साथ में आते हैं एक जगह पे एंड देयर इज समवन हु इज एक्टिंग एज अ लिएजन, यानी कि लिंक आप दोनों के बीच का, आप एक कॉमन एजेंट बन जाते, प्लेयर बन जाते, जो दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने में, दोनों को एक दूसरे के साथ में बातचीत करने में सहायता करता है, मदद करता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इनके बीच में, इस तरह के जो दो स्टेट्स हैं इनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आ गया है, अगर गुजरात और राजस्थान में किसी बात को लेके बवाल चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको भी नीति आयोग मदद कर सकता है सॉर्ट आउट करने में, उसको भी नीति आयोग मदद कर सकता है सॉर्ट आउट करने में। पहले प्लानिंग कमीशन जो था वो ये सारे काम करने में असमर्थ था, क्योंकि वो पार्टिसिपेशन ही नहीं रखता था। पार्टिसिपेशन होगा तो ही जाके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी हो पाएगा। बात समझ में आई बच्चों? हाँ जी सर। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में हमें बताया गया है कि एग्जाम्पल दिया है कि जी नीति आयोग ने 3 फरवरी 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया में बताया कि भाई एडवाइस टू स्टेट्स टू इंक्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एडवाइस टू स्टेट्स टू इंक्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसका क्या मतलब हुआ? एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ बेटा। ये एग्जाम्पल क्या है देखिए, शायद आप लोग ये पढ़ पाएँ, नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भी मैं आपको बताता हूँ पढ़ के। बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, लिक्कर लाइसेंस लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। हाँ, लिक्कर लाइसेंस लिखा हुआ है। ये क्या एग्जाम्पल है, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? ऐसा बताया गया कि एक इकोनॉमिक सर्वे में कि देखिए आपने ना सेंट्रल गवर्नमेंट को गालियां दे रखी है कि भैया ब्यूरोक्रेसी है और ये है वो परेशानी है, आप उसको सुधारते नहीं है, हमारे स्टेट में डेवलपमेंट नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह वगैरह। बट लेट अस लुक एट द ग्राउंड रियलिटी। और ये ग्राउंड रियलिटी में क्या देखा गया कि इस इकोनॉमिक सर्वे में एक सिंपल सा उदाहरण दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति ना आपके स्टेट में एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है तो उसे कुछ 43 लाइसेंसेज अवेल करने पड़ते हैं। 43 लाइसेंसेज अवेल करने पड़ते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देयर इज लिकर लाइसेंस, देयर इज ईटिंग हाउस लाइसेंस, ठीक है, फायर सेफ्टी लाइसेंस, म्यूजिक प्ले करने के लिए आपको म्यूजिक लाइसेंस चाहिए, साइनेज होर्डिंग वगैरह लगाने के लिए आपको साइनेज का लाइसेंस चाहिए, FSSAI जो फूड सर्व कर रहे हैं आप, उसमें सारा सफाई का और सब चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, उसके लिए FSSAI का लाइसेंस चाहिए, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस चाहिए। आपने देखा होगा कई बार बच्चों, अवर अहमदाबाद पे, अवर वडोदरा, अवर सूरत के जो ये पेजेस है उनमें दिखाया जाता है कि भाई आज इन लोगों ने जब फलानी स्वीट्स वाले के यहाँ पे या डिकाने स्वीट्स वाले के यहाँ पे रेड करा और देखा कि भाई उनकी मिठाइयाँ फ्रेश थी कि नहीं, उनके पास में जो पनीर या मावा है वो फ्रेश है कि नहीं। तो ये अथॉरिटीज़ होती हैं जो आती हैं। हेल्थ ट्रेड लाइसेंस हो गया, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस जिसको अपने यहाँ पे गुमास्त धारा कहा जाता है गुजरात में, ये लाइसेंस चाहिए, लिफ्ट का लाइसेंस चाहिए। लिफ्ट में भी आप देखा कि लिफ्ट में यानी कि एलिवेटर्स में आप लोग बहुत बार चढ़ेंगे, बट आपने शायद देखा नहीं होगी, उसके कहीं ना कहीं कॉर्नर में आपको एक लाइसेंस दिखा हुआ रहेगा। तो लिफ्ट ऑपरेट करवाने के लिए भी आपको एक लाइसेंस चाहिए बच्चों। और लास्ट है अपना एनवायरनमेंट क्लियरेंस लाइसेंस। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो तकरीबन 43 लाइसेंसेस चाहिए। अब मुझे आप एक बात बताओ, लिक्कर का स्टेट गवर्नमेंट का रोल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है? सर स्टेट गवर्नमेंट का रोल है। फायर सेफ्टी स्टेट गवर्नमेंट का रोल है, साइनेज में स्टेट गवर्नमेंट का रोल है, लिफ्ट में स्टेट गवर्नमेंट का रोल है, हेल्थ एंड ट्रेड में स्टेट गवर्नमेंट का रोल है, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट में स्टेट गवर्नमेंट का रोल है। यानी कि होता क्या है कि पूरी जो लिस्ट है उसमें मैक्सिमम तो स्टेट गवर्नमेंट्स के, और वो भी कौन सा, म्युनिसिपल लेवल पे हैं, शायद म्युनिसिपल लेवल के ये लाइसेंसेज हैं। तो ये तो कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ की चीज है। तो उनको अपने यहां पे क्या करना पड़ेगा जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा।
उनको अपने यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पढ़ाना पड़ेगा। जब वो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएंगे तभी जाके नीति आयोग भी शायद अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगा। जो नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव है कि भाई अपने को बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना है हर स्टेट को, हर व्यक्ति को, तो उसके लिए ये सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा और इसके लिए सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा स्टेट्स को और इनको अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करना पड़ेगा। हम लोगों ने पीछे जब हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट, वहाँ पे अपन ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में काफ़ी सारी बातें करी थी। आपको याद होगा, प्रॉपर्टी को लेना, कंस्ट्रक्शन का काम करवाना, ये सारी चीज़ों के ऊपर में डिटरमाइन होता है कि ईज ऑफ डूइंग का कैसा है पोजीशन। और अपन ने देखा था कि इंडिया ने रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करा है अपनी रैंक में, याद है कि नहीं बच्चों? तो इसी तरीके से स्टेट्स को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। स्टेट्स भी जब इस दिशा में काम करेंगे तभी जाके शायद ये ब्यूरोक्रेसी थोड़ी कम होगी और काम करना आसान हो पाएगा, राइट? ठीक है। टेक्निकली देखने जाएं तो बच्चा एक किराना दुकान खोलने के लिए भी तकरीबन 28 लाइसेंसेस की ज़रूरत है आपको। अब बताइए कहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आएगा फिर, है ना? अपने किताबों में बहुत बार आप देखेंगे सिंगल विंडो क्लियरेंस, सिंगल विंडो ये वो, बट होता कहाँ है जी? कहाँ सिंगल विंडो में आपको लिकर और फायर, और हमने तो फायर का लाइसेंस, जब ये सूरत में आग लगी थी, इट वॉज अ वेरी वेरी unfortunate event, of course. A lot of kids lost their lives, a lot of parents were left in grief. We understand that, we feel really bad about that. And then there was this drive to shut down all coaching classes all across Gujarat, and our coaching class was also shut down for about a month or a month and a half. And then there was guidelines were being issued about स्मोक डिटेक्टर्स, जो आप अगर देखेंगे तो हमने इंस्टॉल करा हुआ है यहाँ पे, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स, रेडियम डायरेक्शन सिग्नल्स, alarm system, all of that was being installed by us because of course we also wanted to be as safe and secure for our students as possible. But then if you look at it, even till date, fire safety licenses have not been granted. A provisional license was granted to us and a lot of other coaching classes, and they were allowed to resume their business, but still we are waiting for another tragedy to happen probably, and then we'll again get in action, and then again a drive will be conducted and everybody would be harassed. Right now there is all the time in the world. I mean, if you could just come up with whatever guidelines that you have, all coaching classes and teachers, I'm not saying this just because I am a teacher, but then I genuinely believe that we are in one of the noblest profession wherein we genuinely want to contribute and want to make a difference. And probably that, see, of course there is that element of money involved, but then all of us have other avenues and opportunities to make money. But then if we choose to get into a career profession like this, there has to be some amount of nobility in a person to get into the profession of teaching, because in today's time, honestly, if you ask me, it's a thankless job. The kids don't want to respect you. The parents consider you as just someone who's interested in charging the fees. You have a strong connect with the students, you have a lot of affection, but then most of the times it gets underappreciated. So of course it's a thankless job, and if still somebody is taking this profession, I seriously believe that there is a certain amount of nobility in him. So we will be more than happy to shoulder whatever responsibility is bestowed on us, whatever guidelines are being drafted. हम तो खुद चाहेंगे फटाफट उसको कंप्लाई करके उस लाइसेंस को अवेल करें। उस लाइसेंस, ये प्रोविजनल लाइसेंस को लेने के लिए भी कम से कम हम 20 बार शायद म्यूनसिपैलिटी गए, खंडेराव मार्केट गए, बदामड़ी बाग में जो ऑफिस है वहाँ गए, फायर ब्रिगेड के जो अपना क्या नाम है उस जगह का, जो शिवा आइडल है बहुत बड़ा, सुरसागर, वहाँ गए, वहाँ की ऑफिस में गए, और कुछ 20 चक्कर काटने के बाद में शायद एक प्रोविजनल लाइसेंस हमें मिला। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे लिए, जिनके पास शायद थोड़ा समय है, थोड़े फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, और थोड़ी पढ़े लिखे होने की वजह से
अगर कोई एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी है, कुछ अटैच करना है, कुछ सबमिट करना है, वो समझ भी है, उनके लिए अगर इतना मुश्किल होता है, तो अगर कोई किराने की दुकान खोलना चाहता है और आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि वो 28 लाइसेंसेस के लिए अप्लाई करे, तो बेचारा कैसे कर पाएगा? तो इसकी ज़रूरत है कि उसे सिंप्लीफाई करा जाए और इस प्रोसेस को आसान बनाया जाए, राइट? तभी बिजनेस हो पाएगा, तभी लोग समझ पाएंगे कि कैसे इसको हैंडल करना है, राइट? आज अपनी डिस्कशन को यहाँ पे रोक देते हैं और इसके बाद में हम आरबीआई वगैरह का जो पोर्शन है उसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है जी। आपको एक छोटा सा क्वेश्चन के साथ मैं छोड़ता हूँ। ये इमेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट? मुझे बताइएगा, आई मीन ऑफ कोर्स जो लोग थोड़े इंट्यूटिव हैं और ऑब्जर्वेशन स्किल्स जिनके अच्छे हैं, इस इमेज को देख के उनको समझ में आ जाएगा what place is this. Your question is what place is this, which city is this, and why have I put this image over here. ठीक है, I'll repeat. ये जो इमेज है ये कौन सी जगह की है, किस शहर की है और क्यों मैंने इस शहर की इमेज को यहाँ पे रखा है? कमेंट सेक्शन में मुझे ये आंसर दीजिए। द फर्स्ट पर्सन टू गिव द आंसर वुड बी डिक्लेयर्ड एज अ विनर, एंड दैट्स इट। हैव अ गुड डे गाइस, stay safe.